ईयर 2000 बॉलीवुड अपने कंफर्ट जोन पे चिल कर रहा था, क्योंकि हीरो का मतलब हुआ करता था संस्कारी प्रेम, रोमांटिक राहुल और एक्शन हीरो जैसे कि अक्षय कुमार और अजय देवगन। फिर एक दिन एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जो इन सब एक्टर से एकदम अलग था। किसी भी एक्टर से कोई रेफरेंस नहीं। हेजल ग्रीन आईज, चिजल्ड जॉ लाइन, बॉडी ऐसी कि जिम ट्रेनर्स भी अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्योंकि उनके हिसाब से बॉडी का मतलब तो माचो होता था, क्योंकि ये चिजल बॉडी, हैवी कट्स। बाय द वे, ऐसी बॉडी इससे पहले किसकी देखी गई? Are you with me? Can you feel it? Then let's go for it. ऋतिक रोशन, इनकी पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यारा ने ऐसा सीन बनाया कि पूरा इंडिया हिल गया। थिएटर के बाद ऐसी भीड़ लगना स्टार्ट हो गई थी कि जैसे गोल्ड कॉइंस बट रहे हो। गर्ल्स हैड पोस्टर्स इन देयर रूम, सड़कों पे पोस्टर्स बिकने लग गए थे। और पहली बार इंडियन सिनेमा में एक ऐसा सुपरस्टार आया था जो मानो लड़कों का भी क्रश बन गया हो। एक मिनट, डिड आई जस्ट सेड सुपरस्टार? अब आप बोलोगे कि पहली फिल्म से सुपरस्टार, ये कब होता है भाई? कभी नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ ऋतिक रोशन के केस में होता है। My first memory of being starstruck is ऋतिक रोशन। बस वो जाली वाली ब्लैक कलर की एक पल का जीना वाला, और चश्मा भी पहनता था बाद में मैं। पापा के वो स्पेक्स भी बाद में ऐसे पहन के टन टन टन। जब कहो ना प्यार रिलीज हुई तो उसी टाइम पे लोगों को ये रियलाइज हो गया था कि ये स्टार नहीं, सुपरस्टार बनने वाला है। स्टार आ गया। कुछ तो स्टार भी नहीं कहूंगा मैं, बट कुछ अलग तो लगा। बाइसेप निकल रहा है, वेन निकल रहा है, लाल फेस है। इंडियन तो लग ही नहीं रहा था हम लोग। 10 जनवरी 1974 मुंबई, एक ऐसी फैमिली जहां फिल्म सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक लेगेसी थी। फादर राकेश रोशन, एक्टर डायरेक्टर। मदर पिंकी रोशन, डॉटर ऑफ अ लेजेंडरी फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश एंड नेफ्यू ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन। अब सुन के लगता है कि फिल्मी बैकग्राउंड इक्वल्स टू ग्लैमरस चाइल्डहुड, स्टार किड, राइट? अब स्टार किड तो नहीं बोल सकते cause his father was not a star at that time, but he was genuinely a very hard working actor and director. इसलिए this man had a different reality and sometimes good background is not enough when you have life suffering. बचपन से ही इन्हें स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, तो हर सेंटेंस इन्हें एक टॉर्चर जैसा फील होता था। तो कभी कभी ओरल क्लासेस से बचने के लिए इन्हें स्कूल भी बंक करना पड़ता था, जिससे कि पब्लिकली बोलना ना पड़े। और ये कब तक चली डुगू तुम्हारी प्रॉब्लम? अभी तक ऐसा हुआ है? What was the most you remember any embarrassing moment? The only one that I think is appropriate for me to say right now is when I used to say that I want to be an actor, and I used to go और फिर एक और झटका, स्पाइन कंडीशन स्कोलियोसिस एट द एज ऑफ 21। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप अपनी फिजिक नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि आप डांस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है। एंड इस कंडीशन की वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था दैट ही कैन नॉट डांस एंड डू फिजिकल ट्रेनिंग। अब सुन के लगेगा कि भाई डॉक्टर बोल रहा है तो क्या ही हो सकता है। सिंस यू नो हिम, द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज क्या, अगर तुमसे पूछा जाए हु हैज द बेस्ट फिजिक इन बॉलीवुड, ऋतिक रोशन। और पूछा जाए हु इज द बेस्ट डांसर ऑफ इंडियन सिनेमा, ऋतिक रोशन। एंड स्टैमरिंग की प्रॉब्लम क्या, अगर पूछा जाए हु इज द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, ऋतिक रोशन। सोचो, जिसका ड्रीम था भाई स्टेज पे परफॉर्म करना, उसको बोला गया कि तुम नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हुई। His father had to face financial crisis cause उन्हें एज अ सेकेंड लीड ही फिल्में मिलती थी। So he tried becoming a producer और कुछ फिल्म चलने के बाद his production cost nearly broke him। अब ऐसे में किसी की जर्नी बहुत स्मूथ तो नहीं हो सकती। So रोशन्स लाइफ was not at all smooth। ये एक अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले था जहां हर प्लॉट पे ट्विस्ट है। So बचपन से ही इन्होंने थेरेपीज ली, अपनी इनसिक्योरिटीज को समझा और उन्हीं इनसिक्योरिटीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। कहते हैं कि भगवान रिसोर्सेस सबको देता है अपने अपने हिसाब से, बट वो इंसान जो अपने आसपास के रिसोर्सेस को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करता है वही कुछ बड़ा करता है। इसलिए इनको असली ट्रेनिंग मिली अपने फादर के सेट पर। अपने फादर के सेट पर ही एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने सब कुछ सीखा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व किया। देखो, अब एक बड़े स्टार की फैमिली तो नहीं है, बट एक फिल्म लाइन में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को समझना और उसकी रिस्पेक्ट करना हम ऋतिक रोशन से सीखते हैं। तो इन्होंने अपने फादर के सेट को ही अपनी मास्टर क्लास समझ लिया एंड एवरी मोमेंट वाज अ लेसन फॉर हिम। ऋतिक की जर्नी शुरू होती है जब वो सिर्फ 6 साल के थे, वेयर ही वर्कड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन हिज फादर्स फिल्म लाइक आशा एंड भगवान दादा। मैम,
गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर। फिर बहुत सालों की शांति, और उसके बाद देखो करण अर्जुन के सेट की ये पिक वेयर ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अब देख के क्या लगता है, क्या इतना आसान है अपने बगल वालों को लुक्स में पीछे छोड़ देना? और अब चलते हैं सीधा कहूना प्यारे के सेट पर, जहां पे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, Anyways, it was nice to meet you. स्लिम फिजिक से एकदम चिजल बॉडी बना ली, और डॉक्टर के मना करने के बाद भी डांस में परफेक्शन आ गया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 2000 में कहो ना प्यारे से, जो उनके फादर ने ही डायरेक्ट करी थी। और ये मूवी रिलीज होते ही पूरे बॉक्स ऑफिस पे तबाही मच गई थी। एंड पीपल डिडंट बिलीव देयर आइज कि किसी की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो सकती है क्या? वो इस चेहरे को पहचानते। अब चाहो तो आप रोहित का स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन वाला कैरेक्टर देख लो। तुम चाबी से चलते हो? ये तो आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या क्या क्या? या फिर रिच हैंडसम न्यूजीलैंड ब्रॉट अप राज। But I haven't seen you around. You're not from here, are you? अब ये स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि विदाउट एनी सेकंड डाउट पीपल डिक्लेयर्ड हिम एज अ न्यू सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। फिल्म ने 92 अवार्ड्स जीते, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हुए। एंड ऋतिक रोशन ने बेस्ट डेब्यूटेंट एंड बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीत के एक नई हिस्ट्री बनाई। अपनी पहली फिल्म से ही सुपरस्टार बन गए, वो भी शाहरुख खान की मोहब्बतें जैसी मूवी को उस साल बीट करके। Award for the best actor goes to Hrithik Roshan for कहो ना प्यार है। I just want to say that I'm just a newcomer and holding this award in my hand scares the hell out of me. और तब से लेके आज तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक ऐसा कोई एक्टर ही नहीं पैदा हुआ जो अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गया हो। और ये सब तब हुआ जब इंडस्ट्री की नजर में ऋतिक रोशन राकेश रोशन के बेटे थे, जिन्हें हीरो मटेरियल नहीं माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की नजर थी अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के बेटों पे। अब कहो ना प्यारे ने ऋतिक रोशन को एक ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया था, और इसी वजह से ये सक्सेस एक डबल एज स्वॉर्ड भी था, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब स्काई हाई हो चुकी थी। और उसके बाद स्टार्ट होता है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल। 2000 में आई फिजा, फ्लॉप। 2001 में आई यादें, फ्लॉप। 2002 में आई ना तुम जानो ना हम, फ्लॉप। और उसके बाद आई आप मुझे अच्छे लगने लगे, फ्लॉप। एंड 2003 में आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ, फ्लॉप। जिस हिसाब से इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि एक सुपरस्टार स्टेटस वाला एक्टर, उसकी इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं। एंड यहीं पे लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग्स आती है। एंड आई बिलीव आप सभी में से किसी ना किसी के साथ जरूर हुआ होगा कि जब डाउनफॉल लंबा चले तो लोग आपके टैलेंट पे डाउट करने लगते हैं, रेदर ये सोचे कि आपकी चॉइसेस भी तो गलत हो सकती हैं। और यहीं पे आते हैं दो तरह के माइंडसेट, लूजर माइंडसेट जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, और फिर आता है वॉरियर माइंडसेट जिस रास्ते पे आप चल रहे हो। तो इनके साथ पोस्ट डेब्यू कर्ज हो गया, और क्रिटिक्स ने इन्हें एक नया टैग दे दिया, वन फिल्म वंडर, क्योंकि बहुत सालों तक इनकी फिल्में कंसिस्टेंटली नहीं चली और इंडस्ट्री ने इन्हें फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था। बट रिमेंबर लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब डॉक्टर ने बोला था कि तुम डांस और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। अब जब विल पावर के दम पे डॉक्टर्स के वर्डिक्ट्स फ्लॉप हो गए थे, तो ये क्रिटिक्स क्या चीज है? I remember that day. I saw my picture there, and it said it was a black and white picture, and he said finished. I was like, damn, that's amazing. Why? Because somebody was saying that I can't do it. Look at my experiences, my condition, mindset. You can't do it. My father, you can't do it. You can't do it, and that's what charged me up. That's just what you needed. That's exactly what I needed. He and his father decided to take money from the market, जिस पे लोग हंस भी रहे थे कि इतने सालों से फिल्में चल नहीं रही हैं और बेटे को अब ये पागल बना रहे हैं। ऐसा पब्लिक नहीं बोलती थी, ये सब मार्केट में बातें होती थी। And for this film, having the house mortgaged and having that risk. अब होना क्या था, इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और एक फिल्म बनाई। मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर। कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की। जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। माँ कहती कि पाप करने वाले को यही सजा मिलती, पर मैंने तो कोई पाप नहीं, फिर मुझे क्यों सजा मिलती है? कोई मिल गया इंडिया की फर्स्ट फुल ब्लोन साई-फाई मूवी थी, जो इनके करियर की सबसे हिट फिल्म बन गई। और यहीं से ऋतिक रोशन ने प्रूव किया था कि वो कोई चॉकलेटी रोमांटिक हीरो नहीं है, बल्कि एक वर्सेटाइल रिस्क टेकिंग एक्टर है। 2003 में आई कोई मिल गया ने सब कुछ बदल दिया था। ऋतिक ने रोहित का रोल इनोसेंट लड़के का इतनी सिंसियरिटी और सेंसिटिविटी से प्ले किया
कि पूरी ऑडियंस हिल गई थी। और सोचने वाली बात यह है कि हर एक्टर के पास कोई ना कोई रेफरेंस होता है किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, बट रोहित मेहरा जैसा कैरेक्टर बॉलीवुड में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका कोई रेफरेंस नहीं था। एंड इट्स हार्ड टू बिलीव कि कोई एक स्पेशल चाइल्ड का कैरेक्टर इतना ब्रिलियंटली प्ले कर सकता है। और इस फिल्म ने मल्टीपल फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड जीते और यहीं से हुआ ऋतिक रोशन का कमबैक। फिर 2004 में आई लक्ष्य, जिस मूवी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे। ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे, जिंदगी में कोई काम भी करोगे? तुम्हारा क्या इरादा है? बट फ्यूचर में ये एक कल्ट क्लासिक बनी बिकॉज इट वॉज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम। पता नहीं कि मैंने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और सुन के ये बात इतनी शॉकिंग लगेगी कि इस मूवी का इम्पैक्ट लोगों में इतना पड़ा कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए ये मूवी लोगों की इंस्पिरेशन बन गई। In 2017, I went to the IMA. So all the cadets were there. He asked the cadets, he's like, how many of you are here today because you've seen the film Laksh? And almost 70% of all those cadets put their hands up. फिर आता है 2006, जहां पे फिर से कुछ अलग होता है। ऋतिक ने क्रिश मूवी के साथ एक बहुत बड़ा स्टेक लिया, एक ऐसा स्टैंड जो बॉलीवुड में सुपर हीरो जॉनर का एक नया ट्रेंड लेके आया था। अब देखो, इंटरनेशनली तो हम इस सुपर हीरो को हॉलीवुड के सुपर हीरोज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बट हाँ, ये मूवी बहुत ही कम बजट में बनी थी। अगर बजट ज्यादा होता तो शायद ये भी पॉसिबल हो सकता था, बट कोई नहीं, क्योंकि इंडिया में इससे बड़ा सुपर हीरो तो अभी भी नहीं है हमारे पास। इस मूवी ने 70 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एंड उस जमाने के हिसाब से ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर थी। और ठीक 5 महीने बाद हमें ऋतिक रोशन का फिर से एक नया अवतार देखने को मिलता है, जिसे तुम कह सकते हो वर्सेटिलिटी की पीक। इसी साल इनका एक ग्लैमरस और स्टाइलिश रोल देखने को मिलता है जो बॉलीवुड का स्टाइल क्वेश्चन को रीडिफाइन करता है। देखो, ये मूवी जब आई थी उस टाइम पे ऋतिक रोशन के लुक्स का क्रेज ऐसा था कि इन्होंने ऐश्वर्या राय के लुक्स तक को ओवरशैडो कर दिया था। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, सबको पता है कि बॉलीवुड का 100 करोड़ क्लब आमिर खान से स्टार्ट हुआ था गजनी से, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी थी धूम 2। 2008 में ऋतिक ने फिर से एक नई रेंज दिखाई। जोधा अकबर, एक हिस्टोरिकल एपिक में इन्होंने अकबर का रोल एक रॉयल ग्रेस और नुआंस्ड एक्टिंग के साथ प्ले किया। एंड इस मूवी से इन्होंने प्रूव कर दिया कि अब नॉर्मल फिल्म्स हो क्या, बिग बजट मूवीज भी इनके शोल्डर पे रख के ब्लॉकबस्टर्स बन सकती हैं। और सोच के देखो तो कोई भी एक सेफ खेलने वाला एक्टर ये सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर फिल्म के साथ साथ इनका री इन्वेंशन चलता रहा, फ्रॉम रोहित मेहरा टू अ सुपर हीरो टू अ मुगल एम्परर अकबर। अब इसके बाद कुछ ऐसी मूवीज आती हैं जो क्रिटिकली एक्लेम्ड थी और बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, बट यहाँ पे ऑडियंस को ये बिलीव हो गया था कि ऋतिक की एक्टिंग खुद में ही एक मास्टर क्लास है। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने तो पब्लिकली ऋतिक को एक्टिंग में अपना सीनियर डिक्लेयर कर दिया था। ऋतिक साहब, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन मैंने आपकी फिल्म गुजारिश देखी, देखने के बाद मैं साफ कह सकता हूं एक्टिंग में आप मेरे सीनियर हैं। फिर 2011 में आती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें हम ऋतिक रोशन को एक अलग ही टाइप के रोल में देखते हैं। और कितनी बार सॉरी कहना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स? प्लीज क्लियर हो जाए प्लीज। जब तक यहाँ से ना निकले ना तब तक। जो हर कोई रिलेट भी कर सकता है, हर वो इंसान जो अपनी लाइफ से ज्यादा अपने काम और पैसे को प्रायोरिटी देता है। Yo, well, time equals money, Simon. You want money? Stop wasting my time. बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चल रही। ये बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल एंड मास्टरपीस है, क्योंकि ये मूवी हमें सिखाती है दैट वी ऑल शुड लिव इन अवर प्रेजेंट बिकॉज नोबडी हैज सीन द फ्यूचर एंड यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा कमाती है और ये मूवी भी 2 नेशनल अवार्ड जीत के जाती है और हम सबके बीच में एक कल्ट क्लासिक बन जाती है। 2011 ये वही साल है जब मैडम ट्यूसॉर्ट्स में ऋतिक रोशन का वैक्स स्टैच्यू भी लगता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने 11 साल के टेन्योर में। Feels like my entire life has been a journey. अब जिंदगी न मिलेगी दोबारा की सक्सेस के बाद अगली मूवी आती है एक बहुत ही कल्ट रीमेक, और पता है वो मूवी किसकी थी? अमिताभ बच्चन, विजय दीनानाथ जॉन। अब अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने ये कैरेक्टर अपनी स्टाइल में प्ले किया। जहाँ पे रीमेक का नाम सुन के एक्टर्स पुराने एक्टर्स की कॉपी करने लग जाते हैं, वहां पे इन्होंने अपनी एक अलग स्टाइल डेवलप करी थी।
विजय दीनानाथ चौहान, वो वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर एकदम अलग था। और मजे की बात ये है कि ये वाली मूवी पुरानी मूवी से ज्यादा बेटर और सक्सेसफुल थी, और ये मूवी भी 120 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके ब्लॉकबस्टर बन गई। अब जब 2013 आया तो एक चीज बहुत अलग होने लग गई थी, और वो थी ऋतिक रोशन की स्टार पावर। एक्टिंग में आप मेरे सीनियर है। You know, he's raised the standard of acting in this country. Really looked up to the way Hrithik dresses in life, the way he is as an actor. He's someone who I really admire and respect. He's a very strong presence, you know, and he's a good actor. For me, he's like the blueprint I'd like to follow. Great fan, and I told him when I saw him, I said, "Tu 1-2 साल नहीं, 30-40 साल तक you'll be the top star." I keep telling Hrithik, I said, "You're a superhero in real life." So he starts to laugh. This is why. So Why do you say that? because he's just his superpower is positivity. इसके साथ मैं पक्का डेट पे जाना चाहती हूँ। बॉलीवुड के जो है वो है ऋतिक रोशन। Oh, that Hrithik Roshan. Male cricketer that you want to go out on a date with. Well, not cricketer, but Hrithik Roshan definitely. I say everybody went mad after Hrithik. First crush, first person you were attracted to crush. Who you fell in love with? Hrithik Roshan, always, forever and ever. He's so humble, you know, and I just love that about him. Two hands. Probably the nicest person you'll ever meet, you know. Because I felt so depressed about myself as an actor. So Hrithik is immediately inspiring. And अब बहुत लोगों का मानना था कि तुम ये नहीं कह सकते कि मूवी अच्छी है या बुरी है, ऋतिक है तो मूवी चलेगी। और फिर आती है कोई मिल गया फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी क्रिश 3, जहाँ पे ये अपने एक्शन स्टैंडर्ड्स को और भी नेक्स्ट लेवल तक ले गए। ऋतिक की स्टार पावर से ये 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेती एंड लिटरली इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर मूवी। एंड ऑन द सेम ईयर ऋतिक ने अपना एक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया HRX, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ब्रांड है। नहीं तो मोस्टली सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स का सक्सेस रेशियो कम ही है। और आज 2025 में ये 1000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड है विद एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 100+ करोड़। फिर आता है 2014। अब सोच के देखो, जब भी बॉलीवुड किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करने की कोशिश करता है तब क्या होता है, उसकी इंसल्ट ही होती है। अब 2014 में आती है ऋतिक रोशन की बैंग बैंग, जो टॉम क्रूज की नाइट एंड डे का रीमेक थी। अब सोच के देखो, किसी ने भी इसे नाइट एंड डे से कंपेयर नहीं करा। ऋतिक कांट बी कंपेयर्ड विद एनीवन बिकॉज ही हैज हिज ओन चार्म एंड स्टाइल। इनफैक्ट इस मूवी में तो इन्होंने कैटरीना कैफ को भी ओवरशैडो कर दिया था। अब यहाँ से ये इम्पैक्ट और भी बड़ा होता चला गया। इंडस्ट्री के क्रिटिक्स जो ऋतिक को एक टाइम पे वन हिट वंडर बोलते थे, वो अब इनके 20 साल के करियर को देख के ये सब सोचने लगे थे कि अब अगली फिल्म में क्या नया करने वाले हैं। तो अब फिर से इमेजिन करो, एक ग्रीक गॉड जैसा दिखने वाला एक हैंडसम एक्टर अब बिहारी का रोल करने जा रहा है। बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से लोग बोलने लगे कि इसमें पंकज त्रिपाठी को ले लेते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लेते, बट देन हुआ क्या? अब जनरली एक्टर्स के लिए टफ होता है कि वो अपने लुक से और ज्यादा अच्छे दिखें, बट ऋतिक के लिए उनको खराब दिखाना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। बट भाई सुपर 30 ने भी प्रूव कर दिया कि बिहारी का रोल भी ऋतिक रोशन एक परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अब ऐसा नहीं था कि ये एकदम से कर लिया, बहुत महीनों की प्रैक्टिस के बाद ही वाज एबल टू डू इट। द वे ही पोर्ट्रेड द रोल ऑफ आनंद कुमार इज रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड दिस मूवी मेड 150+ करोड़। अब ये मूवी भी ऋतिक रोशन का एक स्टेटमेंट थी कि मैं सिर्फ लुक्स और डांस का हीरो नहीं हूं, मैं कहानियों का भी हीरो हूं। अब एक तरफ तुम देख रहे हो एक बिहारी मैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर को, और दूसरी तरफ अक्टूबर में आती है वॉर। कबीर का एंट्री सीन, सनग्लासेस, बाइक और बुलेट स्लो मोशन में उड़ती हुई, भाई लिटरली इस मूवी में थिएटर फट चुका था। और इस मूवी की सक्सेस के बाद ही एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ YRF स्पाई यूनिवर्स का। स्पाई यूनिवर्स की मूवीज पहले भी आई थी, जैसे कि एकता टाइगर, बट ये मूवी अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जिसने 475 करोड़ रुपए कमाए थे। बट इसी मूवी के बाद डिसाइड हुई थी YRF स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइज। फिर 2022 में आती है विक्रम वेदा, एक साउथ की रीमेक। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर।
अब ये मूवी बहुत ही सीरियस थी, लेकिन उस टाइम पे लाइट मूवीज का ट्रेंड चल रहा था, इस वजह से ये मूवी नहीं चल पाई। बट जिसने ये मूवी देखी उसको ये मूवी बहुत पसंद आई। बट सही बताऊं तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसने इस मूवी की बुराई की हो। अब एक बात तो समझ में आ गई कि ऋतिक को हर बार कुछ ना कुछ अलग करना है, तो अब क्या आगे हो सकता है। अब आती है इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर, एंड दिस मूवी वॉज ऑल्सो अ हिट। उसके बाद इस साल रिलीज हुई वॉर 2। इसकी बात हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी थिएटर में चल रही है। सोचो, एक इंसान जिसे अपनी स्टैमरिंग छुपाने के लिए क्लासेस बंक करनी पड़ती थी, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी डांस नहीं कर पाओगे, और क्रिटिक्स ने वर्डिक्ट दिया था वन फिल्म वंडर का, वो इंसान आज इंडियन सिनेमा का एक बेंचमार्क बन चुका है। एंड जब भी वो स्क्रीन पे आता है तो ऑडियंस का एक ट्रस्ट वापस से रिगेन हो जाता है कि हाँ भाई, बॉलीवुड में अभी भी क्राफ्ट जिंदा है। और आज कोई पूछे कि सुपरस्टारडम का असली मतलब क्या है, द आंसर इज वेरी सिंपल, ऋतिक रोशन। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा?